हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर 7 जैव विकास स्टार्ट किया था। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जैव विकास क्या होता है और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत जैसे कि विशिष्ट सृष्टिवाद, स्वतः जननवाद, जीव जननवाद, ब्रह्मांडवाद आदि के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था ओपेरन का सिद्धांत, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेनले मिलर प्रयोग के बारे में पढ़ा था। और ओपेरन का सिद्धांत जो था वो कितने चरणों में विभाजित था? 7 चरणों में विभाजित था, 7 स्टेप में डिवाइडेड था, जिसमें पहला था आदि वायुमंडल एवं परमाणु अवस्था, दूसरा अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण, तीसरा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, चौथा जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, पांचवा न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण, छठा कोलाइड्स कोएसरवेट्स आदि कोशा का निर्माण और सातवां था पूर्व केंद्रकीय कोशिका का निर्माण। तो ओपेरन का सिद्धांत जो था इन्हीं 7 चरणों में विभाजित था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, जैव विकास के प्रमाण। इसके अंतर्गत पहला हेडिंग है तुलनात्मक शारीरिकी एवं आकृति से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। जंतुओं के जैव विकास में शारीरिकी एवं आकृति के प्रमाण समजात एवं समरूप अंगों से प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए, तो ये जो इसका पहला हेडिंग है तुलनात्मक शारीरिकी एवं आकृति से प्रमाण, ये भी 2 भागों में विभाजित है, समजातता या समजात अंग और दूसरा है समरूपता या समवृत्तिता तथा समरूप अंग। आइए देखते हैं समजात अंग क्या होते हैं। तो ऐसे अंग या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अनेक जंतु में विभिन्न जंतुओं के ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं, यानी कि मूल रचना और उत्पत्ति के आधार पर जो समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समजात अंग। विभिन्न जंतुओं के ऐसे अंग जो मूल रचना तथा उत्पत्ति और इसके अलावा भ्रूणीय रूप से जो समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समजात अंग, ठीक है। जैसे कि पक्षियों का पंख हो गया, सील का फ्लीपर हो गया और व्हेल का चप्पू, चमगादड़ के पंख, ठीक है, और घोड़े की अगली टांग और मनुष्य के हाथ, ठीक है। जैसे कि घोड़े की अगली टांग और मनुष्य के हाथ है, तो ये उत्पत्ति अगर इनका देखा जाए या आंतरिक संरचना देखी जाए तो ये समान होते हैं, लेकिन कार्य क्या है? कार्य अलग है। घोड़े की अगली टांग जो है वो दौड़ने में सहायता करती है, जबकि मनुष्य के हाथ चीज़ों को पकड़ने के लिए सहायक होते हैं, है ना। और जब इनका आंतरिक संरचना देखी जाए तो इन सभी में रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस तथा उंगलियां या उंगली अस्थियां पाई जाती हैं, लेकिन सबका कार्य भिन्न होता है, ठीक। तो समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जो मूल रचना, उत्पत्ति तथा भ्रूणीय रूप से समान होते हैं, परंतु कार्य अलग होता है। परंतु कार्य अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे अंगों को कहते हैं समजात अंग। समजात अंगों के अन्य उदाहरण हैं जैसे कि मच्छर है, तो मच्छर के जो मुखांग हैं वो उसका कार्य है
भेदन करना और रक्त चूसना। और जबकि कॉकरोच का कार्य है मतलब कॉकरोच के जो मुखांग का कार्य क्या है, काटना और चबाना। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ पौधे होते हैं उनके तनों में भी रूपांतरण होता है। तो मतलब कुछ पौधों के तनों का रूपांतरण भी समजातता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे कि ट्यूबर, कार्म, बल्ब, राइजोम आदि। पहला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि तने के कई रूपांतरित भाग हमने देखे थे। तो वहाँ पे हमने ट्यूबर, कार्म, बल्ब और राइजोम के बारे में हमने अच्छी तरह से समझा था कि कोई भी मतलब किसी भी पौधे का तना ही ट्यूबर वाले भाग में परिवर्तित हो जाता है, ट्यूब बन जाता है, फिर कुछ बल्ब के रूप में परिवर्तित होकर अपने भोजन का संग्रह करता है, और कुछ क्या होते हैं वो राइजोम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो प्रक्रिया है इसको भी कहेंगे कि ये भी इनमें समजातता ये प्रदर्शित कर रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा समरूप या समवृत्ति अंग। अब देखिए ये क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है, समवृत्ति, समरूप, समरूप मतलब कि रूप में समान है, देखने में समान है, ऐसे अंग। ठीक है, तो ऐसे अंग जो देखने में और कार्य करने में समान होते हैं। ठीक है, कार्य में समान तथा रचना में रूप में समान। ठीक है, परंतु ये भ्रूणीय रूप से और मूल रचना और उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं। यानी कि ये मूल रचना, उत्पत्ति मतलब आंतरिक उत्पत्ति और भ्रूणीय परिवर्तन जो इनका होता है परिवर्तन में असमान होते हैं। ठीक है, समजात क्या होते थे, मूल रचना, उत्पत्ति और भ्रूणी परिवर्तन में समान थे, लेकिन इनके कार्य अलग थे। और इनका क्या है, समरूप का, ये कार्य में समान है और देखने में भी, रूप में भी समान है, रूप में समान है, परंतु मूल रचना, उत्पत्ति और भ्रूणीय परिवर्तन में असमान है। जैसे कि किसी कीट का पंख और चिड़िया के पंख। ठीक है, कीट का पंख भी काम करने में और चिड़िया का पंख, दोनों का कार्य क्या है, उड़ने में सहायता करता है। लेकिन जब आंतरिक रूप से देखा जाए तो चिड़िया का पंख असल में क्या होता है, वो उसके अग्रपाद होते हैं, और जबकि जो कीट के पंख होते हैं वो उनकी स्किन की ही संरचना होती है। तो वो आंतरिक रूप से डिफरेंट हैं, लेकिन उनका कार्य क्या है, उनका वर्क बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये समरूपता को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से पौधों में अगर हम देखें तो शकरकंद और आलू का ही उदाहरण ले लें। दोनों देखने में समान होते हैं, लेकिन शकरकंद किसका रूपांतरण होता है, जड़ का, और आलू किसका रूपांतरण होता है, तने का। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है इसे अच्छे से। शकरकंद किसका रूपांतरण है, जड़ का, और आलू है तने का रूपांतरण। तो इस प्रकार से शकरकंद और आलू समरूपता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है संयोजी कड़ियों से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। तो जंतु जगत में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके लक्षण
दो समीप वर्गों के लक्षणों से मिलते हैं और इनमें से एक वर्ग के जंतु कम विकसित होते हैं, जबकि अन्य जो दूसरा वर्ग है उसके जंतु अधिक विकसित होते हैं। तो ऐसे ही जंतुओं को संयोजी कड़ियाँ या कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो जंतु होते हैं ये दो वर्गों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। ठीक, तो इनमें जो इसका पहला उदाहरण है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वायरस, विषाणु। ठीक है, विषाणु को जीवित तथा अजीवित के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु को जीवित तथा अजीवित, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, इसी प्रकार से युग्लिना है दूसरा। युग्लिना को कड़ी माना जाता है। ये क्या है, युग्लिना होता क्या है, युग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का जंतु है और इसमें युग्लिना में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो ये जो है ये जंतु के समान भी पोषण प्राप्त कर सकता है और क्योंकि क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ठीक है, तो इसे जंतु तथा पौधों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। जंतु तथा पौधा, ठीक है, ये जंतु तथा पौधों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। इसी की तरह अन्य उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण है प्रोटियोस्पॉन्जिया का। देखते हैं ये किसका है, कनेक्टिंग लिंक। प्रोटियोस्पॉन्जिया एक संघीय प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रत्येक कोशिका स्पंज की कीप कोशिका के समान प्रदर्शित होती है। तो इसको प्रोटोजोआ और स्पंज जो है उनके बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है नियोपिलाइना। ठीक है, तो ये नियोपिलाइना जो है ये मोलस्का वर्ग का जंतु है और इसे मोलस्का और एनेलिडा के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें मोलस्का संघ के जंतु और एनेलिडा संघ के जंतु दोनों के कैरेक्टर इनमें पाए जाते हैं। मोलस्का प्लस एनेलिडा। नेक्स्ट है पेरीपेटस। ये पेरीपेटस जो है ये ओनाइकोफोरा वर्ग का जंतु है। ठीक है, ओनाइकोफोरा संघ का जंतु है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर एनेलिडा संघ के जंतुओं से मिलते हैं और कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं से मिलते हैं। तो ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के बीच कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये उदाहरण, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये एक सरीसृप वर्ग का जंतु था, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर जो हैं पक्षियों से भी मिलते हैं। ठीक है, ये जो है ये जुरासिक पीरियड में, जुरासिक काल में ये जो है पक्षी पाया जाता था और इसे जो है सरीसृप वर्ग का माना जाता है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर पक्षियों से, एविस वर्ग के जंतुओं से भी मिलते हैं, तो इसलिए इसे सरीसृप और पक्षियों के बीच की या एविस वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। ये विलुप्त प्राय पक्षी है। ठीक है,
और आर्क्योप्टेरिक्स का जीवाश्म पाया गया था। तो इस जीवाश्म से यह अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो है पक्षी ये सरीसृप का है। इसके कुछ करैक्टर जो हैं रेप्टाइल्स जो हैं सरीसृप वर्ग हैं, रेप्टाइल्स वर्ग, उनसे मिलते हैं, और कुछ जो है एविस वर्ग यानी कि पक्षी वर्ग से मिलते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक वाला जो उदाहरण है इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान दे के लिखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें से क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, यहाँ से भी जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं यहाँ से भी पूछ ले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंग क्या होते हैं? अधिकांश जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो उनके पूर्वजों में क्रियाशील होते थे, परंतु वर्तमान में ये अंग क्रिया विहीन हो गए हैं। यानी कि वर्तमान जंतुओं में ये अंग जो है क्रिया विहीन है, या फिर इनका अवशेष ही शरीर में रह गया है। ठीक है, यानी कि अवशेषी अंग वो अंग हैं जो किसी जंतु के पूर्वज में बड़े पाए जाते थे, मतलब बड़े आकार में थे और क्रियाशील थे, परंतु जो उनकी अगली पीढ़ी आई तो अगली पीढ़ी में ये अंग जो है क्रिया विहीन हो गए, मतलब उनका कोई कार्य नहीं रह गया और ये एक अवशेष के रूप में ही शरीर में रह गए, तो इन्हें ही कहते हैं अवशेषी अंग। तो अगर हम मनुष्य का उदाहरण लें तो मनुष्य में ही 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं, तो लगभग 180 अवशेषी अंग मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंगों के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसमें है कृमि रूप परिशेषिका एक पाई जाती है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये जो कृमि रूप परिशेषिका है यह शाकाहारी जंतुओं की अंधनाल, अंधनाल को बोलते हैं सीकम, तो अंधनाल का अवशेष है जो शाकाहारी जंतुओं में क्रियाशील था तथा सेलुलोज के पाचन में सहायक होता था, परंतु मनुष्य में ये कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेष के रूप में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो शाकाहारी हो गया है। लेकिन कृमि रूप परिशेषिका से ये पता चलता है कि मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी रहे होंगे। ठीक है, और क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य सर्वाहारी हो गया, तो जिसके कारण ये जो कृमि रूप परिशेषिका है ये एक अवशेषी अंग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है कि ये शाकाहारियों का विशेष लक्षण था और सेलुलोज की पाचन में सहायता करता था। नेक्स्ट है, मतलब दूसरा उदाहरण है पूंछ कशेरुका, कॉर्डल वर्टिब्री। ठीक है, तो मनुष्य में तो पूंछ का अभाव होता है, तो मनुष्य में पूंछ तो पाई नहीं जाती है। इसके बावजूद भी कशेरुक दंड के अंत में 4 पूंछ कशेरुकाएं मिलकर कॉक्सिक अस्थि बनाती हैं। ठीक है, कशेरुक दंड के अंत में 4 पूंछ कशेरुकाएं मिल के क्या बनाती हैं? कॉक्सिक अस्थि बनाती हैं। अस्थि बनाती हैं और इन्हीं पूंछ कशेरुकाएं की उपस्थिति ये प्रमाणित करती है कि मनुष्य के पूर्वज जो होंगे वो पूंछ वाले होंगे। ठीक है, यानी कि अवशेषी अंगों का पाया जाना ये शो करता है कि वो जो जंतु है वो उसके पूर्वज क्या होंगे, मतलब वो उनके पूर्वजों की क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला वाला जो था कृमि रूप परिशेषिका, तो इसमें जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो पाया जा रहा था,
तो इससे पता चलता था कि मनुष्य के जो पूर्वज थे वो पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। ठीक है, इसी प्रकार से पूंछ कशेरुका है, यानी कि इसका पाया जाना जो है ये जो पूंछ कशेरुकाएं का पाया जाना ये शो करता है, ये साबित करता है कि मनुष्य के पूर्वजों में पूंछ पाई जाती थी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल अकल दाढ़, जिसको बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टूथ। तो जो थर्ड मोलर टीथ होता है मनुष्य का वो अनावश्यक होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, थर्ड मोलर टीथ ठीक, क्योंकि यह सबसे बाद में निकलता है तथा कभी कभी किसी किसी में नहीं भी निकलता है। ठीक, लेकिन ये प्राइमेट जंतुओं में अब भी क्रियाशील होता है। प्राइमेट में जंतुओं में क्रियाशील। ठीक, इसी प्रकार से होता है निमेशक पटल पाया जाता है। निमेशक पटल, ये सब एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये अवशेषी अंग के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, मनुष्यों में पाए जाने वाले उदाहरण। ठीक है, तो कुछ जलीय जंतु होते हैं जैसे कि मछली, मेढक, पक्षी व कुछ स्तनधारी जैसे कि बिल्ली, कुत्ता आदि की आंखों में रक्षा के लिए एक निक्टिटेटिंग झिल्ली यानी कि निमेशक पटल, ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल पाई जाती है। लेकिन मनुष्य में ये पटल जो है वो अवशेषी हो चुकी है। ठीक, तो जैसे कि ये मनुष्य की आंख होती है, तो यहाँ पे एक होता है त्रिकोणाकार होता है, ये जो रेड रेड सा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं निमेशक पटल या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जलीय जंतुओं में, इसके अलावा बिल्ली, कुत्ता आदि की आंखों में ये तो विकसित होता है, लेकिन मनुष्य में ये अवशेष के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है शरीर पे बाल। नेक्स्ट उदाहरण है, तो मनुष्य के शरीर पे बालों का भी कोई उपयोग नहीं है, जबकि अन्य स्तनधारी जो हैं उनके शरीर पे बाल जो हैं पाए जाते हैं, तो वो उनकी रक्षा करते हैं, मतलब मौसम के बदलने पर उनकी रक्षा करते हैं, जैसे कि जाड़े में, बरसात में और गर्मियों में उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन मनुष्य में इनकी उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार से कर्ण पल्लवों की पेशियां जो हैं ये भी क्या है, मनुष्य में अक्रियाशील हो गई हैं, लेकिन ये कर्ण पल्लियों की जो पेशियां थी ये मनुष्य के पूर्वजों में क्रियाशील थी। ठीक है, और इन्हीं कर्ण पल्लवों की पेशियां के द्वारा ही जो बंदर थे वो अपना कर्ण जो है हिला सकते थे। कुछ कुछ मनुष्यों में ये है कैपेबिलिटी है अभी भी, लेकिन अधिकतर जंतुओं में, मतलब अधिकतर मनुष्यों में ये कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। जैसे इसके अलावा अभी तो हम लोगों ने मनुष्य के अवशेषीय अंगों को देखा, इसी प्रकार से कुछ अन्य जंतुओं में भी अवशेषीय अंग होते हैं, जैसे कि वेल हो गई और पाइथन यानी अजगर, उसमें पश्चपाद पाए जाते हैं। वेल और अजगर में पश्चपाद का पाया जाना। अजगर में पश्चपाद। ठीक है, अब देखिए वेल और अजगर में पश्चपाद की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनके पूर्वजों में इनकी जरूरत थी, यानी कि इनके पूर्वज ऐसे होंगे जिनको जो चलते होंगे, रेंगते होंगे, तभी तो ये पश्चपाद थे। लेकिन आज वर्तमान में वेल और अजगर की बॉडी इस तरह से बन गई है कि इस पश्चपाद की इनको जरूरत नहीं है। तो ये पश्चपाद और यानी कि और इनकी जो श्रेणी मेखला है
ये क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ पक्षी भी हैं, देख लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, ऑस्ट्रिच। ठीक, और एक और पक्षी है क्या? हाँ, कीवी। तो ये ऑस्ट्रिच और कीवी हैं तो पक्षी, और इसमें पंख भी पाए जाते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो उड़ नहीं सकते तो पंख का पाया जाना क्या है? साबित कर रहा है। तो यानी पंख ही इनके क्या हो गए हैं? अवशेषी अंग की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका उपयोग कुछ नहीं है इन ऑस्ट्रिच में और कीवी में। क्यों? क्योंकि इनका शरीर जो है वो बहुत ही भारी हो गया है, तो पंख जो है उड़ने में सहायता नहीं करते, और इस तरह से अवशेषी अंग की तरह कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चौथा टॉपिक है भ्रौणकी से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। स्टार्ट करते हैं कि एक जीव का जीवन काल अंडाणु से शुरू होकर शरीर निर्माण तक की अवस्थाओं को दर्शाता है, तथा जातिवृत्त जीवों के परिपक्व या वयस्क पूर्वजों का ऐसा क्रम होता है जो उस जीव समूह के जैव विकास के दौरान बने होंगे। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जीव अपनी भ्रौणिक अवस्था में अपने पूर्वजों के इतिहास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रत्येक जीव अपने भ्रौणिक अवस्था में अपने पूर्वजों के इतिहास को प्रदर्शित करता है। इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति सिद्धांत। ठीक है, और इस पुनरावृत्ति सिद्धांत के अनुसार उच्च कोटि या उच्च जाति के जंतुओं की भ्रौणिक अवस्था उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्था से मिलती है। यदि हम विभिन्न कशेरुकियों के भ्रूण को आसपास रखकर अध्ययन करेंगे तो उनमें बहुत सी समानताएं दिखाई देंगी, जैसे भ्रूण में क्लोम तथा क्लोम दरारों का पाया जाना, नोटोकॉर्ड, टू चैम्बर्ड हार्ट, मतलब कि ऐसा हृदय शुरुआत, मतलब जब भ्रूणी अवस्था होती है किसी जंतु की तो उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो विकसित होकर फिर 3 चैम्बर्ड या 4 चैम्बर्ड में चेंज हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद पूंछ का पाया जाना, तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि सभी कशेरुकियों यानी सभी वर्टिब्रेट्स का विकास जो है मछलियों के समान ही किसी निम्न श्रेणी के जंतु से हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए ये बुक में फिगर दिया गया है, ये देखिए ये मैन का है, भ्रूणी अवस्था सबसे ऊपर है सभी जंतुओं की। ये पहला है फिश में गिल स्लिट पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा है सैलामेंडर का, सैलामेंडर की एम्ब्रियोनिक स्टेज देखिए सेम है बिल्कुल। इसी प्रकार से टॉर्टॉइस है, टॉर्टॉइस की एम्ब्रियोनिक स्टेज देखिए, गिल स्लिट सब में पाए जा रहे हैं। ये चिक है, ये रैबिट है और ये है ह्यूमन। ठीक है, और ये थोड़ा सा विकसित हो गया तो ये फिश का रूप ले रहा है, ये सैलामेंडर का रूप में चेंज हो रहा है, ये टॉर्टॉइस है, चिक, रैबिट एंड ह्यूमन, और विकसित होकर ये अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो गए। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, सबका एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो सेम है। ठीक है, तो इससे यही शो हो रहा है कि सभी जितने भी वर्टिब्रेट जंतु हैं सब किसी मछली जैसे जंतु से उत्पन्न हुए हैं। इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझिए। नेक्स्ट वन इज पूर्व जनता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। तो किसी जीव या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आना जो सामान्य रूप से उस जाति में नहीं पाया जाता परंतु पहले किसी जाति में पाया जाता था, यानी कि पहले किसी उनकी पूर्वज में पाया जाता था,
उसे पूर्वजनता या प्रत्यावर्तन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में कभी कभी मुख के पास या गर्दन में दरार पाई जाती है, जिसे सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। सर्वाइकल फिस्टुला, जो कि मछलियों में पाए जाने वाली 5 क्लोम दरारों का अवशेष होता है। ऐसा कभी कभी पाया जाता है, ठीक है, अचानक से किसी किसी मनुष्यों में ऐसा होता है। इसी प्रकार से मनुष्यों में पूंछ नहीं होती, लेकिन कभी कभी किसी बच्चे में पूंछ के समान एक रचना उपस्थित हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ मनुष्यों में कैनाइन टीथ कैनाइन दांत जो हैं वो बहुत ही विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। कैनाइन दांत जो हैं बहुत ही विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि मांसाहारी जंतुओं का लक्षण होता है। इसी प्रकार से कुछ मनुष्यों में कपियों की भांति बहुत ही ज़्यादा उनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को बोलते हैं पूर्व जनता। लास्ट वन इज जीवाश्म विज्ञान, पुराजीवी से प्रमाण। जीवाश्म का अर्थ उन जीवों के बचे हुए अंश से है जो अब से पहले लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवित रहे होंगे। जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, कोई जंतु जीवाश्म कैसे बनता है। मान लिया कि किसी जंतु की मृत्यु हुई और उस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि उसके शरीर का अपघटन किसी बैक्टीरिया द्वारा नहीं हुआ और जंतु का शरीर किसी बड़ी चट्टान के नीचे दब गया, या फिर रेत में दब गया, या फिर बर्फ में दब गया, तो उस पर बैक्टीरिया वगैरह आदि का संक्रमण नहीं हुआ, तो उस जंतु का शरीर वैसे ही सुरक्षित रह गया, ठीक है। तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद जो जंतु का शरीर है वो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं जीवाश्म। इसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी चट्टान के नीचे आने से जंतु का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उस शरीर की जो छाप थी उसका आकार चट्टान की सरफेस पे, चट्टान की सतह पे पड़ गया, तो उसको ही बोलते हैं जीवाश्म, ठीक है। और जैसे अभी बर्फ वाला बताया ही है कि मान लीजिए कोई जंतु जो है बर्फ में दफन हो गया, बर्फ में चला गया, तो बर्फ में जीवाणु का ऐसे ही संक्रमण नहीं हो पाता है, तो जंतु का शरीर पूरी तरह से अगर सुरक्षित रह गया तो उसे बोलते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्मों के अध्ययन से विभिन्न पौधों एवं जंतुओं के जैविक विकास किस तरह से हुए हैं उसका पता लगाया जा सकता है। जीवाश्मों का अध्ययन करके ही अनेक वैज्ञानिकों ने एक समय सारणी बनाई, जिसके हिसाब से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में पुष्पीय पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म तथा जंतुओं में स्तनधारी यानी कि मैमल्स सबसे आधुनिक और विकसित हैं। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं।